आज से लगभग 4 साल पहले एक शख्स की शादी होती है। जब उसकी शादी होती है, उसका परिवार बस जाता है, तब हंसी खुशी से रह रहे थे। जब हंसी खुशी से रह रहे थे तो 1 साल बाद उनकी एक बेटी होती है, एक बेटी को जन्म देते हैं। तब तीनों मिलकर परिवार में अच्छे खासे रह रहे थे, अच्छे खासे जीवन यापन कर रहे थे। तभी एक दिन ऐसा होता है कि उस शख्स की मृत्यु हो जाती है, उस शख्स की हत्या हो जाती है। जब उस शख्स की हत्या हो जाती है और उसकी पत्नी को उसके बारे में मालूम पड़ता है कि उसके पति की हत्या हो गई है, तब वह पत्नी बिलख बिलख के रोती है। जब वह पत्नी बिलख बिलख के रोती है, तब जो भी शख्स उस पत्नी को देखता है, उस औरत को देखता है, तब यही सोचता है कि अब इस परिवार का क्या होगा, इस दोनों माँ बेटी की भरण पोषण कैसे होगा, अभी अपना परिवार कैसे चलाएंगे। जब इस हत्या के बारे में पुलिस को मालूम पड़ता है और पुलिस जब इस हत्या की खोजबीन करती है, जांच करती है, और जब जांच में खुलासा होता है, जब इस जांच का खुलासा होता है और लोगों को मालूम पड़ता है, तब हर कोई अचंभित था, आश्चर्यचकित था। कोई शख्स किसी के साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वाकई जो आज की घटना है वो आपको दिल दहला देगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल सच्ची घटना बिहार की है, और बिहार की राजधानी पटना, और पटना में एक पुलिस थाना लगता है दीदारगंज। दीदारगंज पुलिस थाने की हद में एक गांव आता है फतेहपुर। सुबह का 7-8 बजे का समय था। एक शख्स अपने घर से ड्यूटी जाने के लिए निकला था, अपने काम पे जाने के लिए निकला था। जैसे ही घर से थोड़ी दूर निकला था, एक सुनसान इलाका पड़ता था। जैसे ही वो सुनसान इलाके में पहुंचा तो देखता है कि एक शख्स जो रोड के बीच में गला काटा हुआ रोड के बीच में पड़ा था। तो वह शख्स तुरंत उस लाश के पास जाता है, देखता है और पहचानने की कोशिश करता है। तो उसको कहीं से उसको नहीं लगता कि शायद उसने कहीं देखा हो। तब वह गांव के लोगों को बताता है कि ऐसा ऐसा एक शख्स है जो रोड के बीच में पड़ा है। जब गांव के लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं और पहचान करने की कोशिश करते हैं कि मरने वाला शख्स कौन है और इसकी हत्या किसने की। जब गांव के लोग आते हैं, देखते हैं, उनको भी शख्स की पहचान नहीं होती, उनको भी ये शख्स पहचान में नहीं आता है। तब वहां खड़ा एक शख्स दीदारगंज पुलिस स्टेशन फोन करता है और पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताता है। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलती है तो मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और उस शख्स की जानकारी जुटाने में लग जाती है। वहां खड़े तमाम लोगों से पुलिस के द्वारा पूछा जाता है कि कोई शख्स इसको जानता है या कहीं का रिश्तेदार है या किसी से मिलने जुलने वाला है। तब वहां खड़े सारे के सारे लोग यही कहते हैं कि हम लोगों को लगता है कि ये शख्स हमारे गांव का है ही नहीं, बल्कि किसी और गांव का है और हम लोग इसको जानते भी नहीं। तब पुलिस उस शख्स को अपने कब्जे में ले लेती, उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, पुलिस उस लाश को वहां से लेके चली जाती है। तब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव में फैलने के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी ये फैल जाता है कि एक शख्स की बॉडी मिली थी जो पहचान में नहीं आ रहा था कौन था कौन नहीं था। तभी दोपहर के टाइम में दीदारगंज पुलिस स्टेशन में एक शख्स पहुंचता है, और जब शख्स पहुंचता है और उस बॉडी को देखता है तो देखते ही वो रोना चालू कर देता है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई क्यों रो रहा, क्या हो गया, तब वह बताता है कि जो आपको सुबह बॉडी मिली थी वो मेरे भाई की है जो पिछले 6 दिन से लापता है। हम लोगों को मालूम भी नहीं है कि कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया। जब इन लोगों के द्वारा मालूम पड़ा कि पुलिस को एक बॉडी बरामद हुई है और उसकी पहचान नहीं हो रही है, तब मैं भी यहाँ आ गया देखने के लिए। तब पुलिस उस शख्स से पूछती है कि इसका नाम क्या है। तब वह बताता है कि इसका नाम सूरज है और मेरा बड़ा भाई है और इसकी उम्र 26 साल है। तब पुलिस उससे पूछती है कि कब गायब हुआ, कब उसके साथ क्या हुआ, तो आप लोगों ने कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं कराई जब 6 दिन से नहीं आ रहा था। तब वह बताता है कि सूरज हमारे साथ नहीं रहता था, वो दरअसल उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी। तो जब उसकी शादी हुई थी तब वह अपने ससुराल खानपुर में ही अपनी पत्नी काजल के साथ खानपुर में ही रह रहा है। साथ ही साथ ये बताता है कि सूरज दरअसल कारीगर का काम करता है, कड़िए का काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है। सुबह घर से निकलता है, शाम को
मजदूरी करके अपने घर लौट आता है। लेकिन उसको एक बुरी लत भी थी, रोज उसको शराब पीने की आदत थी। शराब पीने की आदत इतनी बुरी थी कि कई बार उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया था और अभी उस जेल से छूट के आया है। जब वह जेल से छूट के आया था तब वह गुमसुम रह रहा था, किसी से कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था। तब वह शख्स बता था कि मैंने उससे पूछा भी था कि भाई दरअसल क्या बात है, तुम आजकल बहुत गुमसुम हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को बताओ, तो कुछ उसका समस्या का समाधान कर सकते। सूरज के भाई ने जितना भी सूरज के बारे में बताया था उसके आधार पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और अब उस हत्या की खोज में लग जाती है कि आखिरकार उस शख्स की किसके साथ दुश्मनी थी और क्यों इसकी हत्या की। अब पुलिस सूरज की हत्या की खोजबीन में निकलती है। जब खोजबीन में निकलती है तो सबसे पहले सूरज की पत्नी काजल से पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि जब सूरज गायब हुआ, जब 2 5 7 दिन घर पे नहीं आया तो आपने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई, आपको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करानी थी। तब उस पे काजल बताती है कि ये मेरे लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि सूरज को रोज की आदत थी, शराब पी लेता था तो कई दिन तक घर पे ही नहीं आता था और कभी 1 2 दिन के बाद ही लौट आता था। पर मेरे को ये नहीं मालूम था कि सूरज की हत्या कर दी गई है। मेरे को इस चीज़ का अंदेशा नहीं था, नहीं तो मैं कब की रिपोर्ट दर्ज करा चुकी होती। तब पुलिस वाले कहते हैं कि अगर सूरज के पास कोई मोबाइल नंबर है तो वो दो, जिसके सहायता से हम ट्रैक कर सकें कि सूरज आखिरी बार किससे बात किया था, आखिरी बार उसका लोकेशन क्या था। तो उसकी डग डाटा निकालते हैं, उसकी सीडीआर निकालते हैं। तब काजल कहती है कि सूरज है जो कभी फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करता था, उसको फ़ोन चलाना भी नहीं आता था और ना ही उसके पास फ़ोन था। अब पुलिस के लिए केस पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि इसके बारे में कहीं से कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था, ना किसी से कुछ जानकारी मिल रही थी। जब पुलिस वालों की बार बार कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ खाली थे, उनको नाकामी ही मिल रही थी, तब पुलिस वालों ने अपने गुप्तचर को एक्टिव किया और अपने जो भी खबरी थे उनको एक्टिव किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार सूरज की हत्या किसने की और क्यों की। अब पुलिस वाले अपने खबरी एक्टिव कर देते हैं और इसी खोजबीन में लगते हैं कि कहीं से कुछ ना कुछ सुराग लेके आओ, कहीं ना कहीं से एक लीड लेके आओ जिससे हम इस केस को सॉल्व कर सकें। तभी अगले दिन खबरी एक खबर लेकर आता है और पुलिस वालों से बताता है कि सूरज की एक बहन थी जिसकी खानपुर में शादी हो गई थी, बहुत पहले शादी हो रखी थी और उसी का एक बेटा है जिसका नाम है आकाश। आकाश दरअसल रोज अपनी मामी के घर आता जाता रहता था और रोज जब उनके घर आना जाना था तो गांव के लोग ये भी बताते हैं कि आकाश और उनकी मामी के बीच में अनैतिक संबंध है। तब पुलिस आकाश को पकड़ती है और उसे पूछताछ करती है। तब आकाश बताता है कि हाँ, मेरा रोज सूरज मामा के घर आना जाना रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मामा को जेल हो गई थी और तब मामी अकेली पड़ गई थी और घर में सामान लाने वाला कोई नहीं था। तब जब भी मामी मेरे को बुलाती थी मैं घर जाता था और उनको बाजार से जो भी चीज़ें लेके आनी थी मैं लाके दे दिया करता था। जब रोज मेरा कुछ घर में आना जाना था तो लोगों ने अफवाहें फैलानी चालू कर दी कि हो ना हो आकाश का अपनी मामी के साथ कोई अनैतिक संबंध है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल और केवल जाता था अपनी मामी की हेल्प करने के लिए, बाजार से साग सब्जी लाने के लिए या और दूसरा कुछ काम के लिए। जब पुलिस को आकाश की ओर से भी कुछ नहीं मिलता है तब अगला एक खबरी फिर आता है और बताता है कि आकाश का ही एक दोस्त है अजीत। अजीत दरअसल टेम्पो चलाता है, टैक्सी चलाता है और उसके साथ में 6 फरवरी को सूरज को देखा था, उसी के टेम्पो में बैठा था और ये तीनों कहीं जा रहे थे। पुलिस अब तुरंत अजीत को अपने कब्जे में लेती है और उसे पूछताछ करती है। जब उसे पूछती है कि तेरे साथ 6 फरवरी को सूरज तेरे टेम्पो में था या तुमने उसको कहीं छोड़ा था, तब वह घबरा जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। कहता है कि जी हाँ, मेरे साथ में सूरज था और हम लोगों ने उसकी हत्या कर दी। जब उस पुलिस पूछती है कि और हत्या में कौन कौन था, तूने अकेले ने की है या और भी तेरे साथ कोई था, तब वह बताता है कि मेरे साथ में सूरज की बीवी काजल और उसका भांजा, हम तीनों ने मिलकर ही इसकी हत्या की। अब इन तीनों को एक जगह बैठा कर जब पुलिस इनके साथ सख्ती से पूछताछ करती है तब आकाश बताता है कि मेरा और मेरी मामी का अफेयर चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं
और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सूरज जब भी घर से निकलता था तो मामी मेरे को फ़ोन कर दिया करती थी, और जब हमको मौका मिलता था तो हम दोनों बैठ के बातें करते थे और शारीरिक संबंध भी बनाते थे। एक दिन का वाक्य है, जब मामा घर से निकला ही थे और मामी ने मेरे को फ़ोन किया और मैं घर पहुंचा। जब घर पहुंचा हम दोनों अपमानजनक स्थिति में थे, तभी मामा वापस आ गए और हम दोनों को इस अपमानजनक स्थिति में देख लिया। जब उन्होंने अपमानजनक स्थिति में देख लिया था हम दोनों को, तो हम दोनों को मारा पीटा और बहुत गुस्सा किया और मेरे को घर से निकाल दिया। जब हम दोनों के बीच में हफ्ता 10 दिन बातचीत नहीं हुई, ना मिलना जुलना हुआ, तब इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम रिश्ते में बहुत आगे तक जा चुके हैं और हम अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तभी एक दिन मौका दे के आकाश फिर अपनी मामी से मिलने जाता है और कहता है, अभी मेरे को तेरे बिना रहा नहीं जाता, अभी पल भर भी चैन नहीं आता है, कुछ भी करके करो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी। तब काजल कहती है कि तेरे मामा के होते हुए ये हो नहीं सकता। तब आकाश कहता है, क्यों ना हम यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं दूसरी जगह जाके शादी कर लेंगे, रह लेंगे। तब उसकी मामी काजल कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता, जब तक तेरे मामा जीवित हैं तब तक कुछ भी संभव नहीं है, वो हम लोगों को कहीं से भी ढूंढ लेंगे और फिर ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता। उस पे आकाश कहता है कि क्यों ना, जब ये मामा ही सबसे बड़ी इस रिश्ते की अड़चन है, तो उस रास्ते से ही हटा दिया जाए, उस दुनिया से ही उसको हटा दिया जाए। तब उसकी मामी और आकाश मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक 6 फरवरी को आकाश अपने मामा के पास जाता है और सूरज से कहता है कि मामा, मैं इस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, अभी मेरे से जो भी गुनाह हो गया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हाथ जोड़ के माफ़ भी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है। तब उसके मामा का दिल पसीज जाता है और उसको कहता है कि चल इस बार माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आगे से ये गलती दोहराई गई तो मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँ। इस पर आकाश कहता है कि मैं तब तक ये नहीं समझूंगा कि आपने मेरे को माफ़ कर दिया, जब तक हम बैठ के शराब नहीं पियेंगे या मौज मस्ती नहीं करेंगे, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि आपने माफ़ कर दिया। जब शराब की बात आती है तो उसका मामा उसके लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो शराब का बहुत आदी था। तभी आकाश अपने एक दोस्त अजीत को बुलाता है और जब अजीत आता है तो अजीत की टैक्सी में आकाश और उसका मामा और अजीत तीनों कहीं एक सुनसान इलाके में जाते हैं। और सुनसान इलाके में जाने के बाद ये तीनों मिलकर शराब पीते हैं और शराब भी पीने के बाद उसके मामा को उतनी शराब पिला देते हैं कि उसको कुछ भी होश नहीं था, कुछ भी उसको सुध नहीं थी कि अभी वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। तभी मौका देकर आकाश अपने मामा की गर्दन काट देता है, उसकी चाकू से हत्या कर देता है। जब आकाश उसके मामा पर चाकू से वार करता है तो मौका वारदात पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद वो एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी बॉडी को रोड पे डाल के अपने घर आ जाते हैं। इनका केस अभी कोर्ट में चालू है, वो तो अभी भविष्य में है कि आगे उनके ऊपर क्या कौन सी सजाएं होगी, कौन सी धाराएं लगेगी, वो भी सब कुछ कोर्ट तय करेगा। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।